So the next topic is redressal agency structure. Now redressal agency structure का मतलब है आप कब किसके पास जाएंगे कंप्लेन करने और कहाँ एग्जैक्टली करना है आपको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्रेसल एजेंसी स्ट्रक्चर का मतलब है रिड्रेसल सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग एजेंसी डिवाइडेड है. आपको कब कहाँ जाना है वो आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कमीशन हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक बना होता है. स्टेट कमीशन हर स्टेट में होता है. राजस्थान का स्टेट कमीशन राजस्थान में है. लाइक सिमिलरली उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश स्टेट कमीशन होगा, नेशनल कमीशन होगा और वो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ही रहता है. ओके, सो ये तीन आपके कंज्यूमर कोर्ट्स के फॉरम्स है जो डिवाइडेड है. दिस इज कंज्यूमर कोर्ट फोरम डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट लेवल्स. नाउ कब कहाँ जाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस का परचेज वैल्यू 0 से लेके 20 लाख्स तक का होता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाते हैं. उसका मतलब है लेट्स से अगर मैंने एक बाइक खरीदा और वो बाइक में बहुत सारे इश्यूज़ है या फिर उसका इंजन बराबर नहीं है या जो भी कंप्लेन करना है मुझे बाइक के लिए, बाइक की प्राइस अगर 75,000 है तो वो 0 to 20 लाख्स के अंदर आती है, इसलिए मैं इधर जाऊँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कमीशन, तो जहाँ जिस एरिया में मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में मुझे जाना है. सो प्राइस क्या है? 75,000, तो यहाँ आती है क्राइटेरिया में. ओके, से फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक फ़्लैट ख़रीदा और टर्न्स आउट कि फ़्लैट मैंने एडवांस बुकिंग करी और लेटर इट टर्न्स आउट कि वो कंपनी फेक थी, हवाला कंपनी थी और पैसे लेके चली गई और एक्चुअली मुझे कोई फ़्लैट हैंड ओवर नहीं हुई. तो फ्लैट का लेट्स से परचेज प्राइस है 35 लाख्स, तो वो किस कैटेगरी में आता है? 20 लाख्स टू 1 करोड़ के अंदर. तो मुझे जाना है डिस्ट्रिक्ट में नहीं, ऑल्दो मैं अगर एक यहाँ पे रहती हूँ या कोई डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ, बट उस डिस्ट्रिक्ट का स्टेट कौन सा है या वो डिसाइड करेगा मुझे कहाँ जाना है. ओके, सो अगर इफ़ आई एम इन जयपुर तो मुझे राजस्थान के स्टेट कमीशन में जाना है. ओके, सो सिमिलरली मैं किस स्टेट में हूँ दैट विल डिसाइड कि मुझे वहाँ जाना है. ओके, सो परचेज वैल्यू अगर 20 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ से कम है, तो मुझे स्टेट कमीशन में जाना है. लेट्स से आई बॉट अ ह्यूज बंगलो. ओके, या फिर मैंने ऐसी बहुत बड़ी एक कार खरीद ली जो 2 करोड़ की है, या फिर मैंने एक बंगलो खरीद ली एंड टर्न्स आउट के उस एजेंट ने मुझे चीट किया. तो इन एनी केस अगर परचेज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट रीचेज मोर देन 1 करोड़ तो आई हैव टू मेक श्योर मैं एज अ कंज्यूमर नेशनल कमीशन में जाऊँ, बिकॉज अबाव 1 करोड़ के जो वैल्यूड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं उसका डीलिंग यहाँ होता है नेशनल फोरम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से सेटअप है. तो इतने प्राइस के ऊपर के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का केसेस ही यहाँ पे रिव्यू होते हैं. ओके, नाउ वन थिंग दैट इज़ कॉमन इन ऑल ऑफ देम इज़ इसके मेंबर्स जो होते हैं आपके कोर्ट में, जब मेंबर्स बैठते हैं आपको सुनने के लिए, उसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है, इसमें भी एक प्रेसिडेंट होता है. 2 या मोर मेंबर्स हो सकते हैं पैनल में, जो वो कोर्ट का पैनल होता है उसके अंदर 2 मोर मेंबर्स हो सकते हैं. ओनली कंपलसरी थिंग इज सब में एक वुमेन का होना ज़रूरी है. जस्ट टू गिव अ बेटर पर्सपेक्टिव, एक वुमेन कंपलसरी होती है हर जगह पे. इवन इफ आई डिडंट मेंशन इट हियर जस्ट बिकॉज आई डिड हियर, इट इज़ कंपलसरी टू हैव अ वुमेन हियर एंड हियर एज वेल. दैट इज़ द सेकेंड थिंग यू नीड टू नो. यहाँ पे कमीशन में जो पैनल बैठता है उसमें एक प्रेसिडेंट, 2 और मोर मेंबर्स होते हैं. यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे भी 4 और मोर मेंबर्स होते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज आपने डिस्ट्रिक्ट, लेट्स गिव मोर क्लैरिटी टू दिस कंसेप्ट. आई विल गिव यू अ नॉर्मल केस टू अंडरस्टैंड. लेट्स से डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आपने उस बाइक का कंप्लेन किया. ओके, एंड आपको जो जजमेंट मिली आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो. एज अ कंज्यूमर आपने यहाँ पे कंप्लेन किया बट आपको जो जजमेंट मिला उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं. आपको ऐसा लगा कि सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आपको ऐसा लगा कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो इश्यू हुआ है उसमें सेलर की गलती थी लेकिन कोर्ट ने उसके अगेंस्ट नहीं बोला, आपके फेवर में नहीं आया है जजमेंट, तो आप डिससेटिस्फाइड हैं. तो आप क्या कर सकते हैं? आप स्टेट कमीशन में सेम कंप्लेन वापस लॉन्च कर सकते हैं. आप यहाँ तक जा सकते हैं फिर से. ओनली थिंग इज़ 30 डेज़ के अंदर जाना है आपको. 30 डेज़ फ्रॉम द डे ऑफ जजमेंट हियर. ओके, लेट्स से अगर आज के दिन यहाँ पे जजमेंट मिला और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं, आपको लगा कि बेटर डील हो सकती है, लाइक आपको जस्टिस यहाँ पे सर्व नहीं हुआ, आपको लगता है यहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन से लेके स्टेट कमीशन में कंप्लेन कर सकते हैं. बट 30 दिन के अंदर, 30 डेज़ के अंदर इट इज़ कंपलसरी. 30 डेज़ का क्राइटेरिया अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ पे आपका कंप्लेन एक्सेप्ट ही नहीं होगा.
ओके आपने स्टेट कमीशन में भी लड़ ली, लेकिन यहाँ पे भी आपको जस्टिस नहीं मिला, आप नेशनल में भी जा सकते हैं विद द सेम कंप्लेन, बट फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट हियर, यहाँ से जिस दिन का जजमेंट मिला है उस दिन से लेके 30 डेज फ्रॉम हियर। ओके मतलब आई एम रिपीटिंग अगेन, यहाँ पे जो जजमेंट मिला आप उससे सेटिस्फाइड नहीं थे तो आपने यहाँ कंप्लेन किया विद इन 30 डेज, यहाँ पे भी आपको सेटिस्फैक्ट्री जजमेंट नहीं मिला आपके फेवर में, आपको अभी भी लगता है आप जीत सकते हैं, तो आप स्टेट नेशनल में जा सकते हैं स्टेट से, बट यहाँ पे जिस दिन का जजमेंट है उसके वहाँ से लेके 30 डेज़ के अंदर आप यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। ओके सो इस टॉपिक को लेके बहुत बार ऐसा क्वेश्चंस आते हैं केसेस बन के, जहाँ पे एक बंदे ने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया कंप्लेन बट वो सेटिस्फाइड नहीं था, तो उसने स्टेट में किया 2 महीने बाद, तो उसको क्या जजमेंट मिलेगा? तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जजमेंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसने 2 मंथ्स बाद कंप्लेन किया है। क्राइटेरिया इज इट इज़ कंपल्सरी टू कंप्लेन विद इन 30 डेज ऑफ जजमेंट इन हियर, इफ़ यू आर गोइंग हियर इट हैज़ टू बी 30 डेज फ्रॉम हियर, फ्रॉम स्टेट टू नेशनल। ओके सिमिलरली लेट्स से मैंने यहाँ पे फ्लैट का जो केस बताया था स्टेट कमीशन में, अगर वहाँ का जजमेंट मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता तो मैं नेशनल में जा सकती हूँ। ओनली थिंग इज़ यहाँ पे 30 डेज़ का क्राइटेरिया अप्लाई होता है। ओके लास्ट थिंग इज़, मैंने नेशनल कमीशन में अगर मैंने लेट्स से 1.5 करोर्स इन्वेस्ट करके एक बड़ा सा शिप खरीदा है, ओके फेरी बोट्स जिसको बोलते हैं, ऐसे ही ट्रैवल जो वर्ल्ड टूर्स करने जाते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं, तो वैसे मैंने एक बहुत बड़ा 1.5 करोर्स इन्वेस्ट करके एक फेरी बोट ख़रीदा। टर्न्स आउट उसके कुछ मैकेनिज़्म में प्रॉब्लम था और बीच में ही वो सिंक हो गया, या फिर मटेरियल अच्छा नहीं था उसका, तो पानी अंदर आ गया, वॉट एवर कंप्लेन इट इज़। सो मैंने नेशनल कमीशन में कंप्लेन किया अबाउट द कंपनी दैट इज़ सेलिंग मी दोज, 1 करोड़ के ऊपर था, इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्लेन स्टार्ट की। इन दोनों से मतलब ही नहीं है इस केस में। यहाँ पे अगर मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी फॉल्टी प्रोडक्ट्स बना रहा है बट कोर्ट ने नहीं समझा उस बात को, तो डू यू थिंक हियर नेशनल कमीशन इज़ द लास्ट, सो आई कैन नॉट गो एनीवेयर, राइट? आपको ऐसा लग सकता है कि नेशनल कमीशन में एंड होता है हमेशा, नेशनल कमीशन में जो कंप्लेन स्टार्ट होता है वो कहाँ जाएगा? यही तो लास्ट है। देन इन दैट केस यू नीड टू रिमेंबर दैट 30 डेज फ्रॉम द जजमेंट हियर मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ। नाउ यू नो सुप्रीम कोर्ट इज़ ओनली द अल्टीमेट एंड फाइनल प्लेस टू गो फॉर एनी केस। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ से कंप्लेन जा सकता है। ओनली थिंग है सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई कोर्ट नहीं है, तो आप कहीं नहीं जा सकते। सो यहाँ पे अगर मुझे जजमेंट सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हूँ। ओके दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द रिड्रेसल एजेंसी स्ट्रक्चर। कब कहाँ जाना है आपको, केस क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं। प्रोडक्ट वैल्यू दिया रहेगा, आपको बताना है कौन से कोर्ट में जाना है। सो अगर 20 lakhs एंड अबाउ है, 1 करोड़ से बिलो है, तो स्टेट कमीशन, दिस इज़ 0 to 20 lakhs। मोर देन 1 करोड़ के केसेस डायरेक्टली नेशनल कमीशन में जाते हैं, एंड एक से दूसरे में जाने के लिए 30 डेज़ का मैंडेटरी है। ओके रिमेंबर दैट। Now there is another question like who can file a complaint. Now this is a very simple question asked often for 1 mark or sometimes 3 marks. Okay, who can file complaint मतलब आपको पता है complaint कौन कर सकता है? Of course the first choice is consumer, जिसको actually harm हुआ है या जिसने product या service purchase किया। But what if consumer को नहीं पता कैसे करना है, या फिर consumer की डेथ हो गई। ओके लेट्स से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, सिलेंडर ब्लास्ट में कंज्यूमर की डेथ हो गई, तो उस कंपनी के अगेंस्ट कौन कंप्लेन करेगा? अपार्ट फ्रॉम कंज्यूमर दीज आर द पीपल हु कैन कंप्लेन। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन मतलब NGO, कोई भी NGO जो उस पर्टिकुलर कंज्यूमर को सपोर्ट करना चाहता है उसके बिहाफ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्लेन कर सकता है किसी भी कंपनी या प्रोडक्ट के खिलाफ। 1 or more consumers on behalf of numerous consumers. This can happen in case of farmers. Let's say कोई एग्रो प्रोडक्ट्स खरीदी या फिर कोई पेस्टिसाइड्स खरीदे और उसने पूरा क्रॉप ख़राब कर दिया, तो वो सीन बहुत सारे फार्मर्स के साथ हुआ है, तो 1-2 कंज्यूमर्स पूरे ग्रुप को प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, दिस कैन ऑल्सो हैपन लाइक मैगी के खिलाफ बहुत सारे पेरेंट्स का, बहुत सारे विमेन का कंप्लेन था क्योंकि उनके बच्चे के पेट को हार्म कर रहा था वो बिकॉज ऑफ MSG और वो अनलिमिटेड लेड जो डाला उसने, राइट। सो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे 1-2 कंज्यूमर्स सामने आते हैं, बट एक्चुअली वो प्रॉब्लम बहुत सारे कंज्यूमर्स ने फेस करी होती है। इन दैट केस बहुत सारे कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करके 1-2 लोग कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। अ लीगल एयर और रिप्रेजेंटेटिव फॉर that is deceased consumer, excuse me for the spelling mistake, yeah, so that was a fault of autocorrect. Now the legal heir of representative of a deceased consumer, deceased consumer का मतलब जो जिसकी डेथ हो गई है,
सो इफ़ कंज्यूमर का पर्टिकुलर सर्विस या गुड्स कंज्यूम करने पे डेथ हो जाता है तो वो खुद तो कंप्लेन नहीं कर सकता. लीगल एयर का मतलब उसका वारिस, ओके, उसका खुद का ब्लड रिलेटिव, या फिर अगर उसको कोई रिप्रेजेंट करना चाहता है उसकी फैमिली से, तो दोज पीपल कैन कंप्लेन. ओके, सो रिमेंबर दिस एंड नोट इट डाउन. यू मे बी आस्क्ड विद दिस क्वेश्चन. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ रोल ऑफ NGOs. नाउ NGOs बहुत सारे हैं जो कंज्यूमर वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं. तो वो एग्जैक्टली क्या करते हैं? तो दिस कैन अलॉन्ग बी अ क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ अ केस फॉर योर बोर्ड एग्जाम. यू विल बी गिवन एन एग्जाम्पल कि आप एक NGO स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप एक NGO में काम करते हो. तो आप एग्जैक्टली कंज्यूमर्स के लिए क्या क्या करोगे? सो फर्स्ट इज NGOs क्या क्या करते हैं? कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं. ओके, उनको बताते हैं पर्सनली विजिट करके, लाइक विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में कैंपेन्स होती है जहाँ पे अलग अलग NGO के मेंबर्स होते हैं, वो एजुकेट करते हैं कंज्यूमर्स को, उनके राइट्स बताते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखते हैं, वर्कशॉप्स दिखाते हैं. ना वर्कशॉप्स आर वेयर प्रोग्राम्स, ऐसे वर्कशॉप्स किसको बोलते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, इसके वजह से ये हो रहा है, तो अगर आप ऐसे ऐसे आपके साथ होता है तो वो आपको हार्म कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन करो. रोल प्लेज होती है जहाँ पे एक्टिंग करके दिखाते हैं कि कंज्यूमर को कैसे चीट किया जा रहा है. पब्लिशिंग जर्नल्स का मतलब है उनको पर्टिकुलर रूरल लैंग्वेजेस में या फिर इमेज फॉर्म में, पैम्पलेट्स के फॉर्म में, होर्डिंग्स के फॉर्म में बाहर बोर्ड्स लगा के, ये सब के थ्रू कंज्यूमर के इश्यूज़ और अलग अलग केसेस रिप्रेजेंट करके बताते हैं कि सो एंड सो केस ऐसा हुआ है, आपके साथ नहीं होना चाहिए. ओके, लीगल रेमेडीज़ का मतलब है क्या क्या लीगल सोल्यूशंस प्रोवाइडेड है, कोर्ट की तरफ से क्या क्या हेल्प मिल रही है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सब भी NGO स्प्रेड करते हैं. लीगल असिस्टेंस, अगर कभी ऐसा कंज्यूमर को लगता है कि वो अकेला कुछ नहीं कर पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, किसके साथ कंप्लेन करनी है, तो NGOs विल हेल्प. encouraging protest against exploitation, बहुत बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर्स इग्नोर कर देते हैं, बहुत बार कंज्यूमर्स अनअवेयर होते हैं तो वो लोग लेट गो कर देते हैं कि कंप्लेन क्यों करना है, छोड़ो, जाने दो. सो इन दिस केस अगर कंप्लेन बहुत बड़ी है या फिर बहुत सारे लोगों के साथ अनफेयर हो रहा है तो ये लोग प्रोटेस्ट करने बोलते हैं, इन द सेंस आवाज़ उठाने बोलते हैं. Assistance in filing complaints, a lot of people have confusion regarding where to complain. डिस्ट्रिक्ट है, फोरम, स्टेट है, नेशनल है, कहाँ जाना है, कितना वैल्यू होगा तो कहाँ जाना है, ये सब मैकेनिज्म उनको नहीं समझ आता है, तो ये लोग उनको हेल्प करते हैं कि कैसे फाइल करना है कंप्लेन. टेकिंग इनिशिएटिव्स, ये लोग बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने कंप्लेन किया तो ये लोग सपोर्ट करेंगे. एट द सेम टाइम अगर कुछ ऐसे इश्यूज़ है जिसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है तो भी ये लोग इनिशिएटिव लेके कंप्लेन करते हैं. ओके, सो खुद से भी अगर इनको भी ऐसा ऑब्जर्व करना है, कहीं पे इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसको कोई देख नहीं रहा है, तो ये लोग खुद से भी इनिशिएटिव लेके पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये लोग खुद से कंप्लेन करते हैं. टेस्टिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये लोग खुद भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स का लैब टेस्टिंग करते हैं. दैट इज़ हाउ इट केम आउट दैट कोका कोला इज़ यूज्ड एज अ टॉयलेट क्लीनर. उसमें बहुत सारा एसिड होता है और उसको कंज्यूम करने से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका लिवर या किडनी अफेक्ट हो जाएगा. तो ये लोग पब्लिक के लिए लैब टेस्टिंग करते हैं और रिजल्ट्स पब्लिश करते हैं ताकि कंज्यूमर्स खुद डिसाइड करें वेदर टू और वेदर नॉट टू कंज्यूम द प्रोडक्ट. Okay, this is all about your chapter. Consumer protection ends here. We'll be discussing with another video including cases and direct questions that might come up from this chapter. Thanks.